तुम जो 5 लाख लोग हो ना, ये हो मुहिब्बे वतन, ठीक है। और 32 करोड़ हैं गद्दार। कब तक इमरान खान साहब फिर आपको हुकूमत में दोबारा वापस आते मुझे हुए लगता नजर ये आएंगे? है कि ये 2-3 महीने की गेम है। कोई 40,000 रुपये पे गोली नहीं खाता, पत्थर नहीं खाता, सर नहीं पड़वाता। मुझे लगता है बजट भी नहीं बन पाएगा। इमरान खान की मकबूलियत जो है वो भुट्टो की मकबूलियत से कई गुना ज़्यादा है। कई गुना ज़्यादा। वो इमरान खान के लिए जितना बड़ा जुलूस निकला है और जलसा हुआ है पशीन में, ऐसा लगता है पशीन जो है वो लाहौर शहर बन गया हुआ। KPK में आप देख लें कि इमरान खान के अलावा अब तस्वर नहीं कर सकता कोई जीतना। कराची इमरान खान का है इस वक्त। मैडम चीफ मिनिस्टर की रखवाली कौन करेगा? ये गवर्नमेंट चलती नजर नहीं आती। इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं है ना, वो कहते हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज मानना चाहिए, कहते हैं नहीं करेंगे। मानना चाहिए भी नहीं। देखिए कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है। ये दुनिया में कभी आपने कहा है कि जी अमेरिका जो हालात खराब हैं तो जो बाइडेन और ट्रंप दोनों मिलकर हुकूमत बना लें? इंडिया में कहा है कि मोदी और नेहरू मिलकर हुकूमत बना लें? ये कोई नया तमाशा है? लेकिन इमरान खान साहब अगर समझौता नहीं करते और समझौता किए बगैर वापस उस ओहदे पर, मनसब पर आ जाते हैं वजीर आज़म के, तो जिन लोगों ने उनका रास्ता रोका है अब तक और जो कुछ उनके साथ हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, उनके लिए तो सीधी सीधी मौत है। देखिए आप ये क्या खौफ उनके सर पे देखें, सवार। जब तक आप इस सारे सिस्टम को कटहरे में नहीं लाते ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इतनी अच्छी तकरीर उसकी थी, वो जो उनके PTI के चेयरमैन, क्या नाम, एडवोकेट गौर क्या नाम पूरा? बैरिस्टर गौर। हाँ, बैरिस्टर गौर, बड़ी खूबसूरत तकरीर। उसने कहा ये कानवे बंदे जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, दे वर टू बिग टू बी रिग्ड। तुम उनको रिग करने से एक। दूसरा उसने कहा देखो इंडिया में 1971 में 54 करोड़ पॉपुलेशन थी और 450 सीटें थी असेंबली की। आज वहाँ 1 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन, आज भी 450 सीटें हैं। सिर्फ जब तक इंडिया में उन्होंने उसको बराबर कैंडे पे लेके आए। पाकिस्तान की सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को आपको एक मकाम पे लाना पड़ेगा, वरना ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ये 1924 में आया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और उसी साथ आया था CRPC उससे पहले, जिसके अंदर वो सारा कुछ 254 वगैरह है। उसमें एक चीज़ सिखाई गई थी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को कि तुम जो 5 लाख लोग हो ना, ये हो मुहिब्बे वतन, ठीक है, और 32 करोड़ हैं गद्दार, अनलेस प्रूव अदरवाइज। ये माइंडसेट जब तक ठीक नहीं होता पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो आपकी नज़र में इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? फॉरगिव एंड फॉरगेट? नहीं, फॉरगिव नहीं होना चाहिए। फॉरगिव नहीं, फॉरगिव यानी कि जो जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए। फॉरगिव हो गया तो फिर दोबारा अगले इलेक्शन में फिर दोबारा तैयार हो जाएंगे धांधली के लिए। यानी कि जो आपके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिस तरह बिलफर्ज पंजाब पुलिस। देखिए पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन साथ न दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की खराबी की बुनियादी जड़ ब्यूरोक्रेसी है। सियासतदान मर जाता है, फाइल पढ़नी नहीं आती। हर जनरल हमारे साथ आते थे, 5 से 7 साल लगते हैं उनको ओरिएंटेशन लेते हुए। वो सारे रेजिमेंटेड उसके कायल होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। जब तक ये ब्यूरोक्रेसी का किबला ठीक नहीं होता तब तक मामला इनको ये खड़े हो जाएं। मैं अब मिसालें अपनी देनी बड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन मैं चागी के अंदर एक साहब ने, एक मलेशिया के कैप्टन ने एक गाड़ी वो फायर कर दिया, तो मैंने वो जाकर मुकदमा कर दिया। उसके ऊपर हुआ जैसे कि कर्नल साहब ने उसको, कैप्टन को बिठाया और शहर का चक्कर लगाया था। मैंने कर्नल साहब पे हार्बरिंग क्रिमिनल का मुकदमा कर दिया। वो तो नवाज शरीफ को बुलाया, उन्होंने बुला के कोर कमांडर संदक में आया। फिर नवाज शरीफ ने उसको कोर कमांडर को कहा तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन मुकदमा तो है ना। तो मैं ये अगर ये खड़े हो जाएं तो कुछ आप सोचें कि ये जो पाकिस्तान की खासतौर पे पुलिस है ना, और पंजाब की पुलिस जो है, ये बलूचिस्तान में तो फिर आप कर लेते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में ट्रेन ऐसी है कि आप पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, आपका बड़ा बंद किला। KPK में तो आप शहरों के अंदर हैं, ऐसे ही है। पंजाब में भी आप शहरों के अंदर हैं। तो असल मसला ये है कि पंजाब में वही पुलिस वाले, मुझे याद है 77 में जुलूस निकलता था और पुलिस वाले भाग जाते थे। कोई 40,000 रुपये पे गोली नहीं खाता, पत्थर नहीं खाता, सर नहीं पड़वाता। मैडम चीफ मिनिस्टर क्या काम ले सकेंगी ब्यूरोक्रेसी से? नहीं, ब्यूरोक्रेसी उनसे काम लेती होती है। ब्यूरोक्रेसी यानी कि चूंकि उन्होंने, उसके बाप से भी ब्यूरोक्रेसी काम लेती थी। उन्होंने कहना है कि जी हम आपको लेकर आए हैं,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ले आए हैं तो हमारी मर्जी पहली चलेगी। बात तो ये है कि उन्होंने इनसे क्या काम लेने हैं जो इनको लेके आए हैं। ओके। देखा ना, मोहसिन नकवी साहब को लेके आए थे, डिफेंस के चारों तरफ जितने रोड जाते थे सारे ठीक हुए कि नहीं? अंडरपास भी बने हैं, सारा कुछ ठीक हुआ, उधर से भी बन रहा है, इधर से भी बन रहा है, बना है कि नहीं? बना है। ठीक है। किसी को याद है शादबाग क्या होता है? नहीं। किसी को याद है अपना वो क्या नाम है, 7 अप फैक्ट्री कौन सी होती है, और कृष्ण नगर कौन सा होता है? अपना घर उसको भी याद नहीं आया, उसको तो अपना घर भी याद नहीं आया। ठीक, वो तो बने ना, तो बना दी काम, उन्होंने भी यही करना। अब देखिए ना, जब इस तरह की सूरत हाल बनेगी तो ऑटोमेटिकली डिफेंस के प्लॉट्स की कीमतें भी बढ़ेंगी, वहाँ लोग रहना भी पसंद करेंगे, वह सारा कुछ होता है। तो उन्होंने तो जिसको वो लाते हैं उससे उसी तरह का काम। तो अब कब तक इमरान खान साहब फिर आपको हुकूमत में दोबारा वापस मुझे लगता ये है कि ये 2-3 महीने की गेम 2-3 महीने सिर्फ, यानी कि बजट तक का ये टाइम है। मुझे लगता है बजट भी नहीं बन पाएगा, उसकी बजट भी नहीं बन पाएगा। उसकी 2-3 वजूहात हैं। बजट इसलिए नहीं बन पाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कामयाब तरीन फाइनेंस मिनिस्टर वो है कि जो अगर आपकी 20 अरब रुपए की किस्त है ना, तो वो 22 अरब मांग के लाए, 20 अरब की किस्त चलाए और बाकी 2 अरब जो है वो खाने पीने का काम करे। ये है फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसके लिए आपको खड़े होने वाला एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि जो एक्वाडोर के प्राइम मिनिस्टर की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह खड़े होकर कहे कि नहीं। देखिए, एक डिफ़ॉल्ट हमें डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं होने दिया जाता? नवा दुनिया में तकरीबन कोई 50 मुल्क हैं जो डिफ़ॉल्ट हुए हैं। इंग्लैंड डिफ़ॉल्ट हुआ है, अमेरिका डिफ़ॉल्ट हुआ है, मैक्सिको। वो होता ये है कि डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपको 10 से 1 साल के लिए एक मार्जिन मिल जाता है। ये ना भी डिफ़ॉल्ट हो आप, इस वक्त डेट यूबली का कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज इनकार करें उन डेट्स का, क्योंकि 15-16 ले लिया। ये फिर पॉपुलर आदमी कर सकता है, पॉपुलर लीडर के भाई मेरे लिए मैं ये स्टेप ले रहा हूँ, मेरे लिए घास खा सकोगे? ये किसी कोई और नहीं। तो वो इमरान खान के वगैरह कुछ नहीं है। आखिरी 2 सवाल, आपकी नज़र में मकबूलियत की बात होती है कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा मकबूल कोई नहीं था कभी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मकबूलियत की बात होती है। इमरान खान साहब की मकबूलियत ज़्यादा है या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत ज़्यादा थी? और क्या ये इमरान खान की मकबूलियत उन तमाम लोगों के लिए जो अभी रुकावटें खड़े किए बैठे हैं, जिनकी ज़िद की भी मिसाल दी जाती है कि जी ये ज़िद है, क्या ये मकबूलियत कबूलियत में बदल जाएगी? देखिए, इमरान खान की मकबूलियत जो है वो भुट्टो की मकबूलियत से कई गुना ज़्यादा है। कई गुना ज़्यादा है। भुट्टो को बलूचिस्तान में कोई पहचानता नहीं था। भुट्टो को सूबा सरहद KPK में कोई पहचानता नहीं था। एक शेरपा उसके साथ होता था, बाकी वहाँ पर ANP जीती थी, वली खान की पार्टी, और मौलाना मुफ्ती महमूद की। वहाँ भी यही हुआ था कि वहाँ पर नेशनल आर्मी पार्टी नैप होती थी। उस भुट्टो जो था वो पंजाब में मकबूल था, सिंध में सारे वडेरे उसके साथ थे, तब जाके वो जीत चुका था। मस्जिदोई उसके साथ था, तालपुर उसके साथ थे, मखतूम तालबुल मौला वाली गद्दी उसके साथ थे, शिराजी उसके साथ थे, सारे वडेरे वडूरे थे जो उनके साथ थे। पंजाब में भुट्टो पॉपुलर था, पंजाब के अलावा नहीं था। रिलीजियस फैक्टर भी उसका। इमरान खान पहला पंजाबी लीडर है, उसको बेशक आप पठान कहें लेकिन है तो पंजाबी ना, जिसकी तस्वीरें मैंने बलूचिस्तान के हर शहर में देखी। किसी पंजाबी लीडर की, इवन बेनज़ीर की, भुट्टो की तस्वीरें नहीं, बेनज़ीर की तस्वीरें होती थी। कोयटा शहर के अंदर एक ख़ास टपका था, पंजाबी रहते थे, या हज़ारे जो हैं वो चूँकि नुसरत इस्वानी की वजह से उसको पसंद करते हैं, ईरानी माँ है उसकी, तो वहाँ पर उसकी तस्वीरें लगती हैं, वरना नहीं। या फिर चार नसीराबाद सिंध के करीब जो इलाका, भुट्टो के लिए पशीन में मैं 4 जगह दफ़ा पोस्ट रहा। मैं असिस्टेंट कमिश्नर चमन रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर पशीन रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर गुलिस्तान रहा हूँ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ। पशीन में ये तस्वर ही नहीं है कि वहाँ कोई एक जुलूस निकाला है। वहाँ जुलूस निकाला, इस इमरान खान के लिए जितना बड़ा जुलूस निकला है और जलसा हुआ है पशीन में, ऐसा लगता है पशीन जो है वो लाहौर शहर बन गया हुआ है। एक दूसरा KPK में आप देख लें कि इमरान खान के अलावा अब तस्वर नहीं कर सकता कोई जीतना। सिंध जो है ये एक शादौला के चूहे बनाए हुए हैं उन्होंने, वडेरा का कैप रख के। कराची इमरान खान का है इस वक्त, और ये नहीं मर। तो फिर हम क्या समझें कि अनकरीब, देखिए जी, मैं आपको बताऊं, बजट जून का बजट जो है ना, वो इनसे बनेगा नहीं, और अगर बना भी तो बड़ा खौफनाक होगा। चीन को आपने खुदाफिज कह दिया है, और अमेरिका आप पे भरोसा नहीं कर रहा। ये बताएं, आपने मुशर्रफ साहब भी आपके खिलाफ रहे हैं, तो आपने क्या एक दफ़ा कह दिया था जिस पर आपसे वो नाराज़ हो गए थे?
कोई आपने सिविल सर्वेंट्स वगैरह की कोई बात की थी? देखिए असल में सिविल सर्वेंट मुझे उन्होंने एक दफ़ा बड़े गुस्से में थे। पहली बात तो शुरू में उन्होंने मेरे खिलाफ ना नैप को लगा दिया, और पहले तो उन्होंने कहा कि इसको बलूचिस्तान भेज दो, तो मैं पहले बलूचिस्तान में था, तो और मज़ीद कहाँ भेजते, तो नैप को लगाया। 2 साल मैं कागज़, कभी ये कागज़ ले, कभी वो कागज़ ले। 2 साल के बाद वो फिर वो नैप के चेयरमैन को थे, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप बाहर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने बता दिया कि कुछ नहीं निकला। तो इसलिए मैं लिखता, मैं आखिरी 16 साल सिविल सर्विस के मैंने कॉलम लिखे हैं, तो बड़ी खुडे लाइन में आर्काइव में लगा दिया, यहाँ लगा दिया। मुझे यहाँ पंजाब में आया तो मुझे डीजी आर्कियोलॉजी लगाया, वो एक टूटी फूटी सी बस सुजुकी वैन, वो 20 ग्रेड में आपको वो मिल जाए, आपको आराम तो हो जाते हैं। तो फिर एक दिन मुझे उन्होंने सर साहब ने खुद एक दफ़ा कहा कि गुस्से में आगे बढ़े, तुम क्या समझते हो, तुम कैसे बचे हुए कॉलम लिखते रहते हो? मैंने कहा जी मेरा अल्लाह तो है, अल्लाह तुम्हें कैसे बचाता है, हर चीज़ में अल्लाह ले आता। वो मेरी माँ कहती है आदमी कॉलम लड़का बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा कि माँ के दिल में अल्लाह ने डाल दिया होगा तो मेरी। लेकिन आपने कुछ सिविल सर्वेंट्स की भी बात की थी ना, कि जो पढ़े लिखे हैं वो सिविल सर्विस। अच्छा वो बड़ा मज़ेदार बात थी वो। हाँ, वो हुआ था कि मैंने जब लाहौर आया तो जब्बार साहब उन्होंने एक चैनल बनाया था STN से, ATV, तो मैंने प्रोग्राम था बसात। ठीक है। तो बसात प्रोग्राम में मैंने उसमें कर रहा था, तो मुशर्रफ की किताब आई थी, किताब थी इन द लाइन ऑफ फायर जैसे। उसका जो पहला सफ़ा है ना, उसमें उन्होंने फैमिली इंट्रोडक्शन में लिखा, दूसरा का तीसरा सफ़ा। तो मेरा भाई था जावेद मुशर्रफ, वो मुझसे बड़ा था, मैं छोटा था, तो वो पढ़ने लिखने वाला लड़का था, और मैं जब खिलाड़ी था, मैं कुछ मेरी पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तो मेरे वालिद मुझे गुस्से में कहते थे कि इसको मैं भेजूंगा सिविल सर्विस, और तुम नालायक आदमी तुम्हें फौज में भेजूंगा। तो वो प्रोग्राम में जनरल नसीर अख्तर होते थे, तो मैंने जो एतजाज़ हसन जनरल नसीर अख्तर दोनों प्रोग्राम में, तो मैंने कहा ये जो उन्होंने लिखा है तो फौज में ऐसे ही लोग आते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये अच्छा, ये प्रोग्राम उस वक्त रिकॉर्ड होते थे लाइव, वो लाइव में चल रहा था, मैं देख रहा था, तो अचानक गाने चलने शुरू हो गए। तो मैंने कहा ये क्या होगा, तो उन्होंने ऑन एयर उसको काट दिया था। तो मैं जवाहर साहब के पास गया, अच्छी दोस्ती पुरानी, मैंने कहा जवाहर साहब ने ये क्या कर दिया। और ये साहब, मैंने जब ये ड्रामे बनाने शुरू किए थे ना, तो मेरे पास वेस्पा होता था, तो मैं उसके अंदर ना वीडियोस उसके सामने रख के ना तो तकसीम करता था। आप चाहते हैं मैं वापस वेस्पा पे आ जाऊँ? और ये सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, बड़ा मज़ा आया। और वो सब बातें जो आपकी और मेरी पहले ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी, सोचा कि उनको ज़रा ऑन द रिकॉर्ड लाया जाए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।